कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेस यानी प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। यहां हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो भी प्रकृति हमें रिसोर्सेज देती है हम उसको कैसे कंजर्व करें, कैसे हम उसका संरक्षण करें, कैसे हम उसे बचाएं। तो कंजर्वेशन होता क्या है? अगर इसकी डेफिनेशन देखें, इट इज अ प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टू प्रिवेंट इट्स एक्सप्लॉयटेशन, डिस्ट्रक्शन और डिग्रेडेशन। इसका मतलब ये हुआ, कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कि हम प्रकृति का इस तरीके से संरक्षण करें या इस तरीके से इसकी योजना बनाएं कि हम जो इसका शोषण कर रहे हैं, इसको खत्म कर रहे हैं या इसको खराब कर रहे हैं, ये सब हम रोक दें। तो कंजर्वेशन का मतलब ये होता है, क्योंकि ये एक एक्टिविटी नहीं होती, कंजर्वेशन केवल एक एक्टिविटी नहीं है, ये सम टोटल है, मतलब जोड़ है। और ये सारी एक्टिविटीज, सम एक्टिविटीज कह लीजिए या टोटल एक्टिविटी कह दीजिए, ये इसीलिए की जा रही है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हम बचा सके। और बचाना तो है ही पहली चीज। दूसरा ये है कि जो हम इसका एक्सेसिव यूज कर रहे हैं, यानी पेड़ हैं तो पेड़ को काट रहे हैं क्योंकि इसमें रोड बनानी है, हमें बिल्डिंगें बनानी है। पेड़ों के बगैर तो क्या होगा। इसी तरीके से खनन कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, चीजें निकाल रहे हैं और खुदाई किए जा रहे हैं। तो उन सब की जो एक्सेसिव यूज है प्राकृतिक संसाधनों का, जो हमें भगवान ने, अल्लाह ने और जीसस ने दिया है, उसको हमें रोकना है। इसका मतलब यह है कि एक तो हमको एफिशिएंटली यूज करें। अगर मान लीजिए कि आपको 10 की रिक्वायरमेंट है और आप 50 लेके चले आए तो गलत हो गया ना। 40 आपने किसी और का हक मार लिया। और आप क्या कर रहे हैं, जैसे अगर आपने देखा होगा आजकल के लड़के लड़कियां कहीं भी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाती हैं या कहीं घर में भी ऐसे होता, तो प्लेट में जो भी वो लेंगे उसमें आधा छोड़ देते हैं। वो अपना उसको रुतबा समझते हैं, इज्जत समझते हैं कि वाह हमने इतना छोड़ दिया। एक भी दाना नहीं बचना चाहिए प्लेट में, क्योंकि हर एक दाना इस प्रकृति से आता है। उस दाने को बनने में समय निकल जाता है, कितने लोगों की मेहनत उसमें शामिल है। हो सकता है आपके पास पैसा हो, रुतबा हो, लेकिन आपको बाकी लोगों के बारे में भी सोचना है। तो पहली चीज इसमें जो आती है वो होती है कंडक्ट द रिसोर्स ऑडिट। ये जो चित्र है इसमें आप देखिए कैसे हम जो जंगली जानवर हैं या अपना जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनको खराब करने में बिल्कुल तैयार हैं। यहां तो पेड़ देख ही रहे हैं कि क्या क्या ये हमें फायदा देता है। इसके फायदे ये पेड़ जो है हमारी माँ है, दूसरी माँ है आप कह सकते हो। तो पहला काम आपको क्या करना है, इसको हम कहते हैं रिसोर्स ऑडिट। रिसोर्स ऑडिट का मतलब क्या होता है कि जो भी संसाधन है उसकी ऑडिट करिए। ऑडिट का मतलब ये होता है कि पहले आप पता लगाइए कि किस तरीके से कंजम्पशन हो रहा है। यानी ये जो बंदा 10, एक बंदा जिसकी रिक्वायरमेंट 10 है और वो 50 ले रहा है, तो आपको पता है, आपने ऑडिट किया और देखा रहे इसे तो 40 एक्स्ट्रा ले रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जब हमको पता चल जाएगा तो हमको पता चल जाएगा ना कि यहां पर हमको कुछ करना है, यहां मेजर लेने हैं, यहां कि भी ये 40 एक्स्ट्रा लिया जा रहा है। जैसे अगर आपको मैं एनर्जी यूज ऑडिट बताऊं, तो एनर्जी, ये मैंने इसको चित्रण इस तरीके से किया है कि हम ये देख सकते हैं जैसे एयर कंडीशनिंग सिस्टम है। आपके घर में एयर कंडीशनिंग सिस्टम होगा, गर्मी के समय आप ठंडा चाहते हैं, ठंडे के समय आप गर्मी चाहते हैं। जो वेंटिलेशन सिस्टम है, आपके घर में वेंटिलेशन सिस्टम होगा, हवा का आना जाना जरूरी है। आपके घर में कितनी सनलाइट आ रही है। हम क्या कर रहे हैं, दिन के समय हमारे घर ऐसे बने हुए हैं कि दिन के समय भी लाइट जलती रहती है, दिन और हमेशा फैन चलता रहता है, जबकि उसकी जरूरत ही नहीं है। तो हम इस तरीके से एनर्जी प्लानिंग के तरीके अपनाएं कि कैसे क्या क्या हो सकता है। ये सब हमने देखे, इसे हम कहते हैं ऑडिट। अब ऑडिट से ही तो हम कंजर्व कर पाएंगे। तो कंजर्व कैसे करेंगे, मान लीजिए ट्यूबलाइट है या लाइट है, इसमें तमाम दिनों से धूल जमी हुई है, तो ये आधी लाइट दे रहा है, तो आपने दूसरी लाइट भी जला ली। इसका मेंटेनेंस करना, जैसे एयर कंडीशनिंग है या फिर आपके जो वेंटिलेशन सिस्टम है, जो भी सिस्टम्स हैं उसको मेंटेनेंस करना है, आके इसकी सफाई करनी है, इसको ऐसा क्लियर करना है कि ठीक लेवल पे काम करे। जब भी आप काम ना कर रहे हो या आपको जरूरत नहीं है तो लाइट और फैन को बंद कर दें, क्योंकि जिसमें भी मोटर होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया, फैन या एयर कंडीशनिंग इन सब में मोटर होती है, और जिसमें भी मोटर होगी उसमें जबरदस्त तरीके से एनर्जी जाएगी। तो अगर आप एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे, यानी कि जो हमारी शक्ति या ये कहें एनर्जी प्रोड्यूसिंग जो भी चीजें हैं और या एनर्जी जो खाती हैं, उसका कंजर्वेशन, उनका संरक्षण करेंगे, उनकी सुरक्षा करेंगे, तो आपको फॉसिल फ्यूल भी मिलेगा। मान लीजिए फॉसिल फ्यूल है, अब आपको देखें कि मान लीजिए मन कर रहा है चलो घूम के चले आए, और आप हजारों किलोमीटर घूम के चले आए। अगर ये जरूरी नहीं है तो आप इसको रोक सकते हैं, पैसा बचेगा आपका। कितना कम रिसोर्स आप यूज करें, जितनी कम, जैसे आपने कोरोना टाइम्स में देखा
कि जब लॉकडाउन लगा तो हम केवल थोड़े से खाने में, थोड़ी सी चीज़ों में हमने ज़िंदगी जीना सीख लिया, लेकिन जैसे ही कोरोना खत्म हुआ या थोड़ा सा हल्का हुआ, हम फिर से आ गए उसी अपने मोड में। सॉइल कंजर्वेशन, जिसको हम लैंड कंजर्वेशन भी कहते हैं, सॉइल का मतलब होता है ज़मीन, मिट्टी। तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि भाई जो मिट्टी है वो हवा से, यानी विंड से, पानी से, वाटर से, ग्लेशियर से, जो हिम नदियां आती हैं उन सब से इरोड होती है। यानी जो ऊपरी, ये जैसे जमीन है तो इसकी ऊपरी परत जो है हमेशा निकल जाती है इन सब के जरिए, ये नेचुरल प्रोसेस है। अब ये निकल जाएगी तो इसकी ये एक तो फर्टिलिटी कम हो जाएगी, उर्वरता जिसे हम कहते हैं, और दूसरी चीज ये है कि जब फर्टिलिटी कम हो जाएगी तो आप उसमें पैदावार भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप किसी जमीन में पैदावार करते हैं तो समय के साथ उसका न्यूट्रिएंट या फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। तो सॉइल कंजर्वेशन क्यों जरूरी हो जाता है? पहली चीज तो इसकी उर्वरता होनी चाहिए। अगर उर्वरता नहीं है, इसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं है, उसमें केंचुए नहीं है, उसमें वो चीजें नहीं है जो इसकी उर्वरता प्रदान करते हैं, तो आप क्या ही कर पाएंगे, ये तो बेकार बंजर जमीन हो जाएगी। तो अगर आप ये देखिएगा कि मैन्योर और फर्टिलाइजर आप यूज करें, मैन्योर का मतलब ये होता है कि भाई जो जिसमें वो तत्व, केमिकल तत्व कम हो, और फर्टिलाइजर वो हो जब बहुत जरूरी हो। तो ये आप कर सकते हैं कि पहले मिट्टी में आप ये सब डालते रहिए, यानी कि मिट्टी में जब फर्टिलिटी खत्म हो गई तो आपको कुछ ना कुछ तो डालना पड़ेगा। जैसे आप में कैल्शियम की कमी होगी तो कैल्शियम की दवाई खाते हैं, वैसे ही डालना है। और जैसे एक क्रॉप आपने उगाया है, अगली बार यही क्रॉप मत उगाइए क्योंकि आपको इससे बहुत पैसा मिल रहा है, ऐसा मत करिए। आप दूसरी क्रॉप उगाइए, और दूसरी क्रॉप उगाएंगे तो इससे आपको फायदा होगा। तो पहली चीज तो है आपको ये सॉइल फर्टिलिटी का मेंटेनेंस करना है। दूसरा ये है कि ग्रेजिंग। अब क्या करते हैं हम, जो जानवर हुए एनिमल्स, खासतौर पे बकरियां, गाय, भैंस, ये सब हम चरने के लिए छोड़ देते हैं। वो क्या करते हैं, क्योंकि पूरा एरिया खा जाते हैं, वो पूरा एरिया साफ कर जाते हैं। तो जब आप एरिया साफ कर जाएंगे तो अगर मिट्टी पे घास नहीं होगी, पेड़ पौधे नहीं होंगे, तो मिट्टी का इरोजन शुरू हो जाएगा। जैसे मैंने बताया कि नेचुरल प्रोसेस से इरोजन, या ऊपर की परत हवा के जरिए, पानी के जरिए, इसके जरिए जाती है। रिफॉरेस्टेशन, अगर आप पेड़ काटते हैं या फिर अगर एक पेड़ काटे तो मैं कहता हूं 10 पेड़ लगाइए, क्योंकि एक पेड़ काट रहे हैं तो ये कितने साल की, 10 साल की मेहनत होती है पूरे प्रकृति की कि उस पेड़ को बड़ा करती है वो, और आप काट देते हैं उसको और उसको यूज कर लेते हैं। तो ट्री लगाना, पेड़ों को लगाना, और वेजिटेशन, वो जब भी आपके जमीन पे पेड़ उगेंगे वो अपने आप ये जो सॉइल इरोजन है उसको खत्म करेंगे। टेरेसिंग क्या होता है? टेरेसिंग को थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा क्योंकि चित्र भी है यहाँ पे। टेरेसिंग का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपका इस तरीके से स्लोप है यूं, तो आप यहां करें कि इसको फ्लैट बना दें, इसको फ्लैट, जैसे यहां इन्होंने बनाया हुआ ना, इसको फ्लैट बनाइए। वैसे नीचे है लेकिन इसको इन्होंने फ्लैट बना दिया, ऐसे फ्लैट। तो इससे फ्लैट क्या हुआ कि जो पानी यहां पर आता, अगर इस तरीके से होता, पानी एकदम बहुत तेजी से आता और सारी मिट्टी ले जाता यहाँ की। लेकिन फ्लैट बना दिया तो पानी यूं ऐसे करके रुकेगा रुकेगा रुकेगा, उतनी स्पीड से नहीं जाएगा। तो ये तरीका होता है, हिल एरिया में इसको यूज किया जाता है जहां पहाड़ है, वो आप कर सकते हैं। कंटूर प्लोइंग का मतलब क्या होता है? कंटूर प्लोइंग का मतलब होता है प्लोइंग एट राइट एंगल्स टू द स्लोप। मतलब ये ऐसी है ना स्लोप, आपको इसके राइट एंगल, ये ऐसे प्लोइंग करनी है, मतलब इस तरीके से हल चलाना है। और इससे क्या होता है, और साथ में दूसरी चीज, अगर आप यहां पर देखें, मैं आपको एक अच्छी चीज दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा कितना साइंस यूज करते थे हमारे आदिवासी और हमारे जो पुराने भाई हैं। यहां पर जब इन्होंने किया ना, तो यहां पर एक बाड़ भी लगा दी। आप देखें उभार दिख रहा है इस लाइन पे, ये जो उभार है इसका मतलब जब पानी आएगा तो यहाँ ठहरेगा या रुकेगा, ऐसे नहीं कि वो फ्लो कर जाएगा। तो यहाँ पानी रुकना चाहिए, और पानी रुकने से दो फायदे हो जाएंगे। एक तो यहाँ पर एग्रीकल्चर भी हो जाएगा, और दूसरा ये है कि सॉइल इरोजन भी कम हो जाएगा। तो एक तो पानी ये रोकेगा, और दूसरा सॉइल इरोजन को भी कम करेगा, मतलब मिट्टी के जो ऊपर की परत निकालने वाली बात है उसको भी रोकेगा। तो ये तरीके हैं आपके सॉइल कंजर्वेशन के। वाटर कंजर्वेशन, अब आप बोलेंगे पानी तो हर जगह है, ओशन में पानी है, और बल्कि 3/4 यानी कि 75% हमारा ग्लोब पानी ही पानी है, फिर पानी की क्या जरूरत है? तो इसका मतलब यह है कि आपको ये आइडिया है कि 3% से भी कम पीने वाला पानी है, और इसमें भी मैक्सिमम पानी जो है वो कहाँ है? ये फ्रेश वाटर है, वो सब ग्लेशियर्स में है। वो सब आप देखेंगे कनाडा और कनाडा का ऊपर, ऐसे नीचे आप जाइए जो अंटार्कटिका है और ऊपर वाले पार्ट है अलास्का वगैरह, वहां पर ये ग्लेशियर की तरह जमा है। वहां से कैसे पानी पियोगे आप? पानी तो आपके घर में आना चाहिए, टोटी में आना चाहिए, आपके बोतल में आना चाहिए, तब तो आप पी पाएंगे। तो पानी का संरक्षण और इसकी योजना, प्रयोजना, ये बहुत जरूरी हो जाता है। इसका प्रबंधन, मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रबंधन, क्योंकि पानी के बगैर तो आप रह ही नहीं सकते। ना तो ह्यूमन काइंड रह सकता है, ना प्लांट रह सकते हैं, ना एनिमल रह सकता, कोई भी नहीं रह सकता।
तो उसका तरीका क्या है, क्या क्या हमें करना चाहिए? पहली चीज तो ये है, इसमें यहां पर आएगा कि ये मैंने ये बताने की कोशिश की है कि एक घर में क्या नुकसान हो रहा है। पानी यहाँ शॉवर से बह रहा है, यहाँ पर वॉश बेसिन से बह रहा है, आप बाहर पेड़ों को भी जबरदस्त पानी डाल रहे हैं जबकि उनको उतनी जरूरत भी नहीं है। तो ये पानी का नुकसान आप देखिए। तो कैचमेंट एरियाज हम कहते हैं, कैचमेंट ये जो इलाके हैं जहां पर पानी जाके रुकता है, जहां पर जो जमीन है वो पानी रोकती है, सोखती है। तो जब कैचमेंट एरियाज की हम बात करते हैं, ये कैचमेंट एरिया का एग्जांपल है, यहां पानी रुका हुआ है। अब जब पानी रुकेगा तो पानी नीचे भी जाएगा, तो इससे क्या होगा कि जो ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर से ही तो हम पंप के थ्रू या फिर और तरीके के थ्रू हम पानी यूज करते हैं। खासतौर पे अगर आप देखें कि पंजाब इलाका, राजस्थान इलाका, पंजाब में तो पानी है ही नहीं, वो तो गर्म इलाका है, वहां कैसे इतनी अच्छी खेती होती, क्योंकि वो वहां पर एक तो नहर बना दी गई है और दूसरा यह है कि वहां पर अंडरग्राउंड वाटर का बहुत उपयोग होता है। तो इससे क्या होगा, हम जो कैचमेंट एरिया है, कैचमेंट एरिया वही होते हैं जहां पर पानी आके रुक जाता है। तो यहां पर आप वेजिटेशन उगा दीजिए। वेजिटेशन जितना उगाएंगे, जितना पेड़ पौधे उगाएंगे, उतना ज्यादा फायदा होगा। इससे ये पानी रुकेगा और नीचे की तरफ जाएगा। फिर उसके बाद है कंस्ट्रक्टिंग डैम। अब आप ये देखिए, ये डैम बना है और रिजर्वायर, इसको रिजर्वायर मान लीजिए। रिजर्वायर बेसिकली एक जगह होती है जहां पानी आके आप ठहरा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो पानी आप देना चाहते हैं, जैसे नदी आ रही है, अब आपने यहाँ पर ये जो डैम बना दिया, इसके थ्रू आप अलग अलग जगह पे पानी भेज सकते हैं। तो पानी का रेगुलेशन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर टरबाइन लगा दीजिए, तो पानी ऊपर से जो गिर रहा है टरबाइन को घुमाएगा, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होगी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हम इसे कहते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट। अब ये जो गंदा पानी हम छोड़ देते हैं, चाहे घर से छोड़ते हैं चाहे फैक्ट्री से छोड़ते हैं, जो गंदा पानी जाता है, इस गंदे पानी को हमको क्या करना है, साफ पानी करके तब रिवर्स में छोड़ना है, यानी कि इसका ट्रीटमेंट करना है पहले। ये गंदा पानी जब जाएगा तो आप सोचिए, आपने तो गंदा पानी छोड़ दिया, इस पानी में भी तो कोई रहता होगा, हर जगह कोई ना कोई रह रहा है। ऊपर वाले ने जो फ्लोरा है, फौना है, इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र है, सब बनाया हुआ है, पूरा का पूरा पर्यावरण, एटमॉस्फेयर सब बनाया हुआ। तो इस जगह भी तो कोई रह रहा होगा, जीव जंतु प्राणी रह रहे होंगे, मछलियां रह रही होंगी, कोई घोंगा रह रहा होगा, कोई ना कोई तो रह रहा होगा। हम तो केवल ये छोड़ देते हैं, उसके बाद क्या इकोसिस्टम खराब होता है। तो बगैर ट्रीटमेंट किए, इसको साफ किया, आप छोड़ेंगे नहीं, कोई भी नहीं छोड़ेगा। उसके बाद है इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट को हम एफ्लुएंट कहते हैं, इसी को समझ लीजिए आप, ये इंडस्ट्रियल वेस्ट है। तो इससे क्या होता है कि जो केमिकल और थर्मल पॉल्यूशन है, केमिकल तो सीधी सी बात है कि भाई जो एसिड है या जो खतरनाक इसमें केमिकल्स होते हैं वो यहां पर जाके नुकसान करेंगे। दूसरा यह है कि मान लीजिए इसका टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर जिसमें अंडे उबल सकते हैं, वो उबलने वाला पानी अगर आपने डाल दिया तो यहाँ की मछलियां जी पाएंगी। अगर मान लीजिए आपको ये पानी है और गर्म पानी जो अंडे उबलने वाला इसमें आपको डाल दिया जाए तो कैसे रहेगा। इसी तरीके से यहां पर आप कर रहे हैं, आप केवल अपने बारे में सोच रहे, बाकियों के बारे में नहीं सोच रहे। तो ये वाटर कंजर्वेशन के तरीके हैं, आपको ये अपनाने हैं। इसमें आता है जुडिशियस यूज ऑफ वाटर। पानी को आप ऐसे इस्तेमाल करिए जिससे नुकसान ना हो। जो आपको मैंने सबसे पहली चीज दिखाई थी ना, वो यही थी कि ये जो तरीका है इससे आपको बचना है। पानी की टोटी बह रही है, चलो भाई प्लम्बर को बुला लेंगे। नहा रहे हैं तो घंटे घंटे पर नहा रहे हैं, वहां पे फोन पे भी बात कर रहे हैं, वहां वीडियो भी देख रहे हैं। बाहर पानी चल रहा है, वहां पर फोन पे बात किए जा रहे हैं, या कुछ अपने चले गए कोई मार्केट, पानी अपने आप बह रहा है। ये नहीं ना, जहां पानी यहां पर खत्म कर रहे हैं ना, वहां वहीं किसी और को पानी की कमी महसूस हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब आप देखेंगे यहाँ पर बाकायदा जो तमिलनाडु है उसमें कानून बना दिया गया है कि भाई आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी है, लोगों को प्राइज मिल रहा है। एक ऐसा गांव है जो जहां पर हर एक घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है। इसका मतलब ये होता है कि जो पानी आ रहा है, अब देखिए इसका एक स्टेप बाय स्टेप देखिए। पानी आया, पानी का आपने यहां से लिया छत से, पानी को यूं पाइप के थ्रू आपने भेज दिया किसी टैंक में। तो जो पानी आ रहा है, जो वेस्ट हो रहा था या फिर कहें कि जिसका उपयोग नहीं हो रहा था, वो आपने रेन वाटर कलेक्शन टैंक में डाला। अब इसका उपयोग आप बहुत तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये जमीन के नीचे जाएगा तो ग्राउंड वाटर, जमीन के नीचे का पानी बढ़ाएगा, जिससे पेड़ वेड़ अच्छे से पनपेंगे और आपको भी पानी की जरूरत महसूस नहीं होगी। दूसरी चीज ये है कि आप इस पानी को स्टोर कर सकते हैं। अगर पीने के लिए तो बाकी सारे कामों के लिए तो पानी का उपयोग कर ही सकते हैं। जहां पर बरसात कम समय के लिए होती है उनके लिए जरूरी है, जहां ज्यादा होती है वहां तो बहुत ही अच्छी बात है। वाटरशेड, वाटरशेड का मतलब ये होता है, देखिए वैसे वाटरशेड जो है वो हाइड्रोलॉजी का सब्जेक्ट है। इसमें क्या होता है कि जो जिस जगह से वाटर शेड हो रहा है इसको हम कहते हैं। लेकिन यहां पर ये हो रहा है कि वाटरशेड का मतलब ये है एक सिंगल यूनिट ऑफ लैंड, एक ऐसे जमीन है जिसका एक ड्रेनेज सिस्टम हो, और यहां पर हमने बकायदा सॉइल का, जैसे मैंने आपको पहले बताया, सॉइल मैनेजमेंट भी कर रहे हैं,
लैंड इरोजन वगैरह रोक रहे हैं, जमीन की ऊपरी परत को जाने से रोक रहे हैं, और यहीं पे हम वाटर मैनेजमेंट भी कर रहे हैं। वाटर मैनेजमेंट का भी मैंने आपको तरीके बताए, और इसके अलावा आप यहाँ पर पेड़ पौधे भी उगा रहे हैं। तो इसको, ये जो वाटरशेड का तरीका है, कैसे हम एक अच्छे तरीके से पानी का कंजर्वेशन करें, यानी कैसे हम ये एक, हमें पता है केवल यही पानी का सोर्स है अगर हमारे इलाके में, तो वहाँ पेड़ भी उगाएं, यहाँ पर इसको मिट्टी ले जाने भी से भी बचें, और इस पानी का सही तरीके से उपयोग करें। इसे हम वाटरशेड मैनेजमेंट कहते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी शक्ति, जहां से भी हमको पावर मिलती है उसका संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं। पहली चीज तो यह है कि हम बहुत सारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज करते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब यह है ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज जो एक बार आपने यूज कर लिए तो वो इट विल नॉट लास्ट, वो खत्म हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे, क्योंकि इनकी नंबर लिमिटेड है। हम जानते हैं कि कोयला हो, पेट्रोलियम हो, ये लिमिटेड है। जरूरी ये हो जाता है कि हम इनको कंजर्व करें, इनका संरक्षण कर रहे हैं, इनकी सुरक्षा करें। पहली चीज, कंजर्वेशन का मतलब क्या हो रहा है कि भाई हम इसको इस तरीके से उपयोग करें कि इसका वेस्ट ना हो और ये सभी के लिए अवेलेबल हो। तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं, हम क्या स्टेप्स अपना सकते हैं कि हम एनर्जी को कंजर्व करें। पहली चीज ये है कि अगर आपको लगता है कि अपने घर में जरूरत कम है या फिर लाइट की जरूरत नहीं है, फैन चल रहे हैं बगैर बात के, ऑफिसेज में चल रहे हैं, टीवी चल रहा है, चाहे आप देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, कोई भी इलेक्ट्रिकल आइटम है जो एनर्जी कंजम्पशन करता है, कि एनर्जी कहां से आती है। एनर्जी आती है इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है मैक्सिमम किससे होती है, कोल से। आप ये नहीं मानिए कि डैम से हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस होती है, बहुत ही कम परसेंटेज है। असली जो है कोल से पैदा होती है, और कोल क्या है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, और ये बहुत सारा पोल्यूशन भी क्रिएट करता है। अगली बात आती है कि भाई जो भी बल्ब्स आप यूज करें, एलईडी बल्ब यूज करें या एनर्जी एफिशिएंट बल्ब यूज करें, जो बल्ब है उनको साफ रखें, क्योंकि अगर वो उनमें गंदगी है तो वो कम लाइट देंगे, तो आप दूसरी लाइट जला लेंगे। ट्यूब्स हैं, बल्ब्स हैं, अगर इनकी आप गंदगी ही साफ कर दें तो 10 से 20% करीबन इनकी लाइट बढ़ जाती है, या फिर एनर्जी जो कंजम्पशन इनका कम हो जाता है। इसके बाद कुकिंग के लिए हम क्या करते हैं, एक फ्राई पैन का यूज करते हैं, और जैसे अगर नॉनवेज गलाना है तो गलाते रहते हैं। आप इसके लिए प्रेशर कुकर का यूज करिए। प्रेशर कुकर बहुत जल्दी, बहुत आसानी से, कम एनर्जी यूज करके, क्योंकि आप यूज तो एलपीजी ही कर रहे हैं ना, वो कहां से आ रहा है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ना। इसके अलावा कि जब भी आप खाना बनाएं तो अपना जो कुकिंग, जो जैसे कुकिंग कर रहे हैं आप, इस लिड को कवर रखें, और इससे क्या होगा कि एक तो एनर्जी भी कम लगेगी और आपका कुकिंग, मतलब आपकी जो खाना बनाना है वो भी बहुत तेज हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा जो एयर कंडीशनर्स हैं, हीटर, ड्रायर्स, जैसे मैंने कहा कि हर चीज जिसमें मोटर होती है वो बहुत ज्यादा एनर्जी यूज करते हैं, तो अगर जरूरी नहीं है तो उसको उपयोग मत करिए, और अगर उपयोग कर भी रहे हैं तो कम से कम करिए। रेफ्रिजरेटर आपको ओपन नहीं करना है। रेफ्रिजरेटर ओपन होते ही बहुत सारी एनर्जी यूज करने लगता है, यानी कि जो आपका फ्रिज है। दूसरी चीज यह है कि अगर आपने गर्म खाना बनाया है और सीधा आपने फ्रिज में रखना शुरू कर दिया तो ये डबल एनर्जी रेफ्रिजरेटर लेगा। पहले जो खाना है उसको आप थोड़ा ठंडा होने दीजिए, उसके बाद फ्रिज में रखिए। और जैसे मैंने कहा, प्रेशर कुकर, सोलर कुकर, इसको यूज करिए। अगर आप देख रहे हैं कि भाई आप एक कार में एक आदमी बैठा हुआ तो गलत है ना। जितना जरूरी हो आप अपने दोस्तों के साथ जाएं, या बस या जिसमें बहुत सारे लोग जा रहे हैं उनमें जाइए। आज के समय थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कोरोना के टाइम पे, लेकिन कोशिश ये करिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको एनर्जी कंजर्व करनी है तो आपको जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उस पर ध्यान देना है, जब जरूरत नहीं उसको हटा दीजिए। सही तरीके से टेम्परेचर यूज करिए। जो भी आप एनर्जी कंजर्वेशन के जो अप्लायंसेस है उसमें देखिए 5 स्टार 4 स्टार रेटिंग होती है, तो वो एनर्जी कंजर्वेशन के लिए होता है। फूड कंजर्वेशन, अब जैसे मैंने आपको बताया, आजकल के जो यंगस्टर्स हैं, खासतौर पे 90s किड जो हैं, वो किसी भी खाने में या पार्टी में जाते हैं या किसी भी जगह खाना खाने जाते हैं तो वो ऐसे प्लेट में वो आधा खाना छोड़ देते हैं। पता नहीं वो आप उसको अपनी इज्जत समझते हैं या रुतबा समझते हैं, ये खाना आधा छोड़ देते हैं। तो क्या होता है कि जितना आप खाना यहाँ छोड़ रहे हैं उतना ही किसी के लिए कम पड़ रहा है। और कई लोगों की ये दलील है कि अगर हम खाना फेंकते हैं तो भाई जो जानवर हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, उनको मिल जाता है, वो खाते हैं। ये भी गलत है,
क्योंकि जो खाना खराब कर दिया, सड़ जाए, वो तो कोई भी नहीं खाएगा। तो खाना जो बचता है उसको या तो आप किसी वेयर हाउसेज में दीजिए, या उन लोगों को जो जरूरतमंदों को दीजिए, या फिर रेफ्रिजरेटर में रखिए आप, क्योंकि ठंडा रहेगा तो साफ रहेगा, सुथरा रहेगा। तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे खाना बर्बाद होना। अब आप देखिए जो हमारे एफसीआई के गोडाउन है उसमें वीट, राइस, ये सब भरा होता है और पानी गिरता है और ये सब सड़ जाते हैं। तो इसका फटाफट निस्तारण करिए, इसको उन लोगों को दीजिए जो वाकई में जरूरत है उनको। तो जो क्योंकि खाना बाहर रखेंगे तो खराब हो जाएगा, उसको आपको कंजर्व करना पड़ेगा। तो खाना कंजर्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, चाहे आप फ्रिज का इस्तेमाल करिए, चाहे आप इसको इस तरीके से लाइनिंग का इस्तेमाल करिए, क्योंकि नॉनवेज जो होता है वो बहुत जल्दी खराब होता है और मैक्सिमम लोग नॉनवेज खाते हैं आजकल। फॉरेस्ट कंजर्वेशन, फॉरेस्ट यानी जंगल, जंगल का मतलब है पेड़, पेड़ का मतलब है हमारी जिंदगी, क्योंकि पेड़ ही आपको ऑक्सीजन देता है। इसके अलावा जो फ्लोरा एंड फौना है, यानी कि जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी जानवर हैं, बर्ड्स हैं, वो सब फॉरेस्ट में रहते हैं। तो आपको फॉरेस्ट को बचाना है। पहली चीज तो फॉरेस्ट को कटने नहीं देना है। जैसे आरे जंगल जब कट रहा था मुंबई में, तो लोगों ने इसके खिलाफ बगावत की, बल्कि अब जो नई सरकार आई उसने ये भी कहा था कि हम आएंगे तो ये आरे जंगल को कटने नहीं देंगे, जबकि पिछली सरकार उस पर आमादा थी। तो जो आपको अथॉरिटी ने कहा है, चाहे लोकल लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो, कि भाई इतना % फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, मान लीजिए 30% होना चाहिए, 40% होना चाहिए, उतना आपको रखना ही रखना है। आपको या जिसके भी बारे में हम बात कर रहे हैं, आपको एज ए कम्युनिटी इसमें शामिल होना है। आप एक इंसान है और आपको आगे के बच्चों के, आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सोचना है। तो पेड़ को कटने नहीं देना है, और अगर कट रहे हैं तो मैं कहता हूं एक पेड़ के बदले आपको 10 पेड़ लगाने हैं। तो पेड़ जिंदगी है, पेड़ हमारी लाइफ है, ये हमारे जीने का स्रोत है। सवाल जवाब देखेंगे, इसमें है व्हाट डज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मीन। एनर्जी का जो संरक्षण है, एनर्जी शक्ति, पावर आप कह सकते हैं इसको, तो इसके कंजर्वेशन का क्या मतलब होता है। एक तो एनर्जी को सेव करना, मतलब इसको किसी तरीके से बचाना, एनर्जी प्रोड्यूस करना, एनर्जी को एफिशिएंटली यूज करना, और एनर्जी रिसोर्सेज का उपयोग करना। तो अगर इसमें सबके सब आपको कहा गया कि चूज करिए, तो अगर कंजर्वेशन का मतलब आप देखा जाए तो एक तो एनर्जी को सेव करना है और एफिशिएंटली यूज करना है, ताकि इसका नुकसान ना हो। कंजर्वेशन का एनर्जी का मतलब ये नहीं होता है कि भाई एनर्जी को पैदा करना या एनर्जी के नए रिसोर्सेज इस्तेमाल करना। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण। वो तभी हो सकता है जब एनर्जी को आप बचाएं, और जब भी उसका उपयोग करें तो सही तरीके से करें। Which of the following are non-renewable resources? रिसोर्सेज दो तरीके के हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट अगर कैटेगरी माने। एक तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो एक बार आपने यूज कर लिया तो खत्म हो जाएंगे, इनकी क्वांटिटी लिमिटेड है। और जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो अपने आप को रिप्लेनिश कर लेते हैं। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आपका कोल है, कोयला, डीजल है, ये सन और जो वाटर है ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं। तो ए और बी इसका उत्तर है। यहां पर क्या था, सेविंग एनर्जी एंड यूजिंग एनर्जी एफिशिएंटली, ये इसका उत्तर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब हमने जो बात की रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो कोल तो ऊपर चला गया, मतलब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, तो इसको हटा दीजिए। सोलर एनर्जी रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, और इसमें अगर सीएनजी भी नहीं है, ये भी खत्म हो जाएगा, पेट्रोलियम भी खत्म हो जाएगा। तो इसका उत्तर केवल सोलर एनर्जी है, यानी हमें जो सूर्य की ऊष्मा मिलती है, गर्मी मिलती है, वो एनर्जी से हम बहुत सारी चीजें चला सकते हैं, बना सकते हैं। अभी कुछ चंद सवाल हैं, इसमें आप देखिएगा, राइट एनी 3 एक्शंस व्हिच यू कैन टेक टू कंजर्व एनर्जी। और यहां पर चौथा सवाल देखिए, स्टेट एनी 3 वेज बाय व्हिच वी कैन सेव एनर्जी। तो ये सवाल और ये सवाल ऑलमोस्ट सेम है, इसमें सेम आंसर आएगा। तो इसको मैं आपको डिस्कस भी करूंगा, बताऊंगा अभी। तो पहले, और फिर उसके बाद वाटर कंजर्वेशन है, फिर सॉइल कंजर्वेशन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या एक्शन होंगे। 3 सवाल में पूछे गए, हम यहाँ 5 बताएंगे, कि 5 या ज्यादा भी बता सकते हैं, क्योंकि आपको जितने याद रहे उतने बताइए। और याद क्या रहना है, आपको अपनी जिंदगी में उतार लेना है इसको। ये तो आपकी जिंदगी के लिए काम आना है, ये एग्जाम के लिए नहीं काम आना है। तो पहली चीज ये है कि भाई आप जब भी लाइट आप देखें, फैन, टीवी, घर में कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, उसको आप कम से कम उपयोग करिए, और जब जरूरत ना हो उसे बंद कर दीजिए। और कोशिश करिए कि आपके घर में बहुत सारा वेंटिलेशन हो, लाइट हो, ताकि बाहर की लाइट आती रहे। सुबह देखिए 6-7 बजे से लाइट आ जाती है, शाम के 5-6 बजे तक रहती है। इस दरमियान अगर आप लाइट में पढ़ेंगे, लाइट में काम करेंगे, तो ज्यादा बेहतर होगा। जो भी आपकी ट्यूबलाइट बल्ब है, उसमें जितनी भी डस्ट जमा है, बार बार साफ करते रहिए। 10 से 20% तो एनर्जी ऐसी बच जाती है। जब भी खाना बनाए तो जो कुकिंग यूटेंसिल है आपका,
उसको हमेशा इस तरीके से कवर करके रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करिए। इससे क्या है कि कुकिंग तो फास्ट हो जाएगी खाना बनाने में। इसका दूसरा ये एनर्जी भी आप कंजर्व करेंगे। रेफ्रिजरेटर को बहुत देर तक ओपन मत रखिए क्योंकि ये बहुत ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी फिर यूज़ करता है। जब भी आप कहीं जाने की कोशिश करें, कार में अकेले ना जाएं। अगर ऑफिस जाते हैं तो कार पूलिंग करिए, चार लोग एक साथ जाइए, तो इससे 4 कारों में जाने वाले अगर एक कार में जाएंगे तो 3 कारों का पैसा भी बचता है, एनर्जी भी कंजर्व होती है, सारी चीजें बचती है। डिस्क्राइब एनी 5 मेथड्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन। पानी हमारे लिए बहुत जरूरी है। बगैर पानी के कुछ नहीं होता। पानी हम पीने के लिए इस्तेमाल शरीर के लिए तो है ही है, नहाने धोने सब चीज़ों के लिए, चाहे एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्रीज हो, सबके लिए पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो क्या तरीके हो सकते हैं पानी बचाने के लिए? पहली चीज़ तो है डैम और रिजर्वायर। डैम अगर हम बना दें इस तरीके से पानी को रोके तो इससे फ्लड भी हम रोक सकते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और जहाँ इसको पानी को भेजना है वहाँ भी हम भेज सकते हैं। तो पानी का रेगुलेशन कर सकते हैं इससे। इसके अलावा हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो पानी के जरिए जमा होती है, टरबाइन से यहाँ लगा देते हैं। पानी की जो एनर्जी है, जो पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है, टरबाइन घूमता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रिकल वेस्ट जो है, इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है, एफ्लुएंट जिसे हम कहते हैं, जब भी हम इनको, ये मान लीजिए पानी है, जब भी इनमें फेंके तो इसका हम प्रॉपर ट्रीटमेंट करें। क्योंकि एक तो ये गंदगी आप डाल ही रहे हैं, ऊपर से जो टेम्परेचर पे ये आ रहा है, वहां पर आप सोचिए कि इस टेम्परेचर पे जो यहाँ के जो एक्वेटिक लाइफ है उसका क्या होगा, वो तो मर जाएगी, खत्म हो जाएगी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब ये है कि अगर आपका ये घर है तो पानी जो आ रहा है उसको संरक्षित करिए, किसी टैंक में डालिए और टैंक को फिर इस्तेमाल यूज़ करिए। अगर पीने के लिए नहीं तो बाकी चीज़ों के लिए तो यूज़ कर ही सकते हैं। तमिलनाडु का मैंने एग्जाम्पल बताया था आपको। तमिलनाडु में तो ये आपको फ़ायदा मिलता है अगर आपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग की है या प्लांट किया है। एक गाँव तो ऐसा है जहाँ पर पूरी रेन वाटर हार्वेस्टिंग हर घर में है। जैसे मैंने बताया कि जो भी गंदगी है आपके घर से निकलती है, जो पेशाब पखाना आप करते हैं, बाकी चीज़ें जो आती हैं उसको क्लीन करना होगा, बगैर इसके रिवर में मत जाने दीजिए इसको। और पानी का इस्तेमाल जब भी हो, एक एक बूंद कीमती है, ये ध्यान रखिएगा। इसका बहुत ही जुडिशियसली, समझदारी से इस्तेमाल करिए। आज पानी बहुत है, ऐसा नहीं है, लेकिन आप क्या समझ सकते हैं कि भाई हमारे पास इतने सारे महासागर है और नमकीन पानी हम पी लेंगे? क्योंकि नमकीन पानी को अच्छे पानी में कन्वर्ट करने में भी एनर्जी लगती है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सॉइल कंजर्वेशन? सॉइल कंजर्वेशन यानी कि आपका लैंड कंजर्वेशन, जमीन का कंजर्वेशन का मतलब ये क्या होता है? इसका सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप ये सब सारी चीजें जो देखेंगे ना, वो इसीलिए आ रही हैं कि ऐसा जमीन है, ठीक है। जब यहां पर विंड आएगा, हवा चलेगी, एयर में जब स्पीड आ जाती है तो उसको विंड कहने लगते हैं। तो ये विंड हो गया। इसके अलावा आप हवा, तो ये विंड तो हो ही गया। पानी, वाटर, जब वाटर आता है, और उसके अलावा ग्लेशियर, जब हिम नदियां नीचे आती है, ये सारी की सारी जमीन के ऊपर की परत को निकाल देती है। अब ये सॉइल इरोजन इसे हम कहते हैं। ये सबसे खतरनाक है। इससे क्या होता है, जमीन की जो ऊपर परत होती है वही उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो चले जाएंगे। तो सबसे पहली चीज आपको सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन करनी है, तो जो जैविक पदार्थ है, मैन्योर वगैरह है, खाद है, वो यूज करिए। और जो एक क्रॉप आप उगाते हैं, अगली बार वही क्रॉप मत उगाइए। हो सकता है आपको इससे फायदा होता हो, लेकिन अगली बार दूसरी क्रॉप उगाइए इसमें। कंट्रोल ऑन ग्रेजिंग, हम जानवरों को छोड़ देते हैं और वो पूरा एरिया खा जाते हैं। उनको कम से कम उस एरिया पे जाने दीजिए, या फिर कम से कम ग्रेजिंग कराएं, क्योंकि इसके ऊपर जो पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे तो ये जमीन वैसे ही खराब हो जाएगी। रिफॉरेस्टेशन का मतलब है कि एक अगर पौधा कटे तो 10 पौधे लगाइए, क्योंकि पौधों के कारण ये पौधे की जो इनकी जो रूट्स होती हैं वही तो जमीन को पकड़ के रखती है, और इससे बहुत सारे फायदे होते हैं। आंधी को रोकती है। जंगल के तो फायदे अनेक हैं। टेरेसिंग का मतलब होता है कि मान लीजिए हिली एरिया से पानी आएगा, हवा आएगी तो जमीन को लेके चली जाएगी, तो आप इसको इस तरीके से बनाइए, यूं स्टेप फार्मिंग करिए ऐसे। और दूसरा कंटूर फ्लोइंग का मतलब ये है कि भाई अगर ये पहाड़ इस तरीके से है तो यूं इस तरीके से इसकी आपकी फ्लोइंग होनी चाहिए, राइट एंगल पे। मतलब ये स्लोप है तो ऐसी फ्लोइंग होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, यहां पर थोड़ा सा आप उठा के रख दीजिए, तो पानी आएगा तो यहाँ ठहर जाएगा, पानी आएगा तो ठहर जाएगा। तो इससे खेती भी होगी और पानी का कंजर्वेशन भी होगा, सॉइल इरोजन भी कम होगा। ये तरीके हैं सॉइल कंजर्वेशन के। स्टेट एनी 3 वेज बाय विच वी कैन सेव एनर्जी, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हम चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपको लिखना हो तो उसके लिए ये आप लिख सकते हैं, ठीक है जी। बाकी हम डिस्कस कर चुके हैं।